बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हुई ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल इस वक्त एक गहरी धुंध में लिपटी हुई है। हर समत कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कहीं मुज़ाकरात की सरगोशियां सुनाई देती हैं तो कहीं एहतजाज की तैयारियों की बाज़गश्त है। कहीं इनकलाब के नारे हैं तो कहीं डील और ढील की खामोश दरख्वास्तें। आईनी तरमीम की गूंज भी है और साथ ही वंडर बॉय की सीवी मांगे जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। मईशत और सियासी इस्तेहकाम की इस कशमकश में मंजरनामा इस कदर मुबहम हो चुका है कि कुछ भी वाज़ेह दिखाई नहीं देता। ना रास्ता साफ है, ना मंजिल नजर आ रही है। फैसले पसे पर्दा हो रहे हैं, जबकि आवाम के सामने सिर्फ कयासराइयां, अंदाजे और अफवाहें हैं। हर तरफ सवालात ही सवालात है, गुमनामों का हजूम है, वहमों की कतार है और ऐसे तज्जिए हैं जो बार बार नाकाम साबित हो चुके हैं, फिर भी दोहराए जा रहे हैं। सियासत किसी ठोस समत के बजाय एक गैर यकीनी दायरे में घूमती दिखाई देती है, जहां सच और फरेब, हिकमत अमली और मजबूरी सब एक दूसरे में गडमड हो चुके हैं। ऐसे में असल सवाल ये नहीं कि कहा क्या जा रहा है, बल्कि ये है कि वाकई क्या होने जा रहा है। क्या ये धुंध छटेगी या फिर मजीद गहरी होती जाएगी? इक्तिदार की ख्वाहिश और असूली मौकिफ के दरमियान लकीर धुंधला गई है और वक्ती फायदा तवील मुद्दती नुकसान पर गालिब आता दिखाई देता है। बयानिए तेजी से बदल रहे हैं, मौकिफ रोज नए मानी इख्तियार कर रहे हैं और वादे हालात के साथ अपनी शक्ल बदलते जा रहे हैं। ऐवानों में खामोशियां हैं, बयानात में भाम है और फैसलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। अवाम के सामने सिर्फ अंदाजे हैं जिनमें यकीन कम और इस्तराब ज्यादा है। हर फरीक अपनी सच्चाई बयान कर रहा है, मगर सच कहीं नजर नहीं आता। यूं लगता है जैसे सियासत फैसला साजी के बजाय वक्त गुजारी का खेल बन चुका है, जहां कल का इनकार आज की मजबूरी और आज का दावा कल की तरदीद बन जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नदीम अफजल चंद साहब ने। सबसे पहले तो नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुज़ाकरात की बातें भी अरूज पर हैं और एहतजाज की तैयारियां भी जारी हैं। आप मुज़ाकरात का माहौल बनता देख रहे हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त पूरी कौम की डिमांड भी है और पॉलिटिकल माहौल टेम्परेचर डाउन करने के लिए, इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन, शिद्दत और लड़ाई जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए मुज़ाकरात के बगैर तो वो हो नहीं सकती। तो मैं तो ये कतन नहीं कहूँगा कि मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान हर वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए और बल्कि अब तो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि दहशत गर्दी हमारा नंबर 1 इशू है और इकनॉमिक क्राइसिस ये दूसरा हमारा इशू है। तो मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए अगर आप कौम को हम सीधे रास्ते पे चलाना चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात ज़रूर करने पड़ेंगे। लेकिन चंद साहब, माहौल लग रहा है आपको, जिस तरह की हमने एक्टिविटीज़ देखी रिसेंट पास में, उससे आपको लगता है कि कोई टेम्परेचर भी है मुज़ाकरात वाला? टेम्परेचर तो नहीं है जी, लेकिन टेम्परेचर बनते देर भी नहीं लगती और कई दफ़ा बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती है। और इस वक्त जो क्राइसिस हैं एक सूबे और वफाक के दरमियान, तो PMLN और PTI को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा माहौल ठंडा करना चाहिए। यकीनन आप देख लेना, आज काश्तकार से लेकर मज़दूर, दिहाड़ीदार, सर्विसमैन, छोटा मुलाजम, वर्किंग क्लास, ये सारे आज एक क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं और इस क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि जितनी हुकूमत की जिम्मेदारी है उससे थोड़ा कम सही, लेकिन अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, अपोजिशन की एक हमेशा डिमांड्स होती हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स होती हैं, वो होनी चाहिए और इस मुल्क में हमें निज़ाम अदल ठीक करने के लिए भी एक डायलाग होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब उनकी डिमांड सामने आ जाएंगी और अभी अच्छा माहौल बनता जा रहा है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इस भंवर से अल्लाह के फजल और करम से ज़रूर निकलेंगे और ये पॉलिटिकल फोर्सेस ही निकलेंगी। जाहिर है ये मामला भी सियासी जमातों ने बैठकर ही हल करने हैं और एट दी एंड मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। चंद साहब, राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से जो 5 अफराद के बैठने का फार्मूला दिया था, आप भी ज़ाहिर PTI में रहे हैं, आप समझते हैं इमरान खान साहब की शख्सियत है इस तरह की कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल क्यों नहीं तैयार हो सकते। आप उनकी जो टीम है, जो उनकी पार्टी है, जब वो, मैं समझता हूँ कि उनके खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो तवातर से होनी चाहिए। जब उनकी टीम की उनके साथ मुलाकातें होंगी तो वो ज़रूर बाहर के हालात भी बताएंगे, क्योंकि पब्लिक निकलने से तो रही और एजिटेशन नहीं हो सकती अब इस मुल्क में इस तरह, लेकिन अवाम के इश्यूज़ पे कोई भी एजिटेशन हो जाएगी।
तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का मुतालबा है आपने केसेस के हवाले से या और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उस पे तो यकीनन अदालतों के ज़रिए या बातचीत हो सकती है, अदालतों के ज़रिए मामलात आगे चलेंगे या कोई प्रोसीजर के तहत चलेंगे। लेकिन जो राना साहब ने भी बात की है उससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि राना साहब की बात में वज़न है, और एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ों को बैठना चाहिए सर जोड़कर। अच्छा, मुलाकात के हवाले से चंद साहब आपने बात की है, ये काफ़ी एक मौमा भी बन चुका है। हम देखते हैं कि हर मंगल जुमरात को वहाँ पर फिर एहतजाज किया जाता है। मुलाकात के लिए काफ़ी ज़्यादा पीटीआई भी बोल रही है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से कुछ नून लीग को समझाती है कि एक मुलाकात ये करवा दें, मामला हल करें? देखिए जी, जहाँ तक जब हम प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं तो यकीनन नून लीग के लोग भी एग्री करते हैं बहुत सारे ऐसे मामलात पे जो पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का एक अपना एक इत्तेफाक होता है। टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं या वो लोग जो जिनका ग्राउंड पे सियासत से कोई तल्लक नहीं होता लेकिन बड़े ओहदों पे आ जाते हैं किसी न किसी वजह से, उनका एक अपना मौक़िफ़ होता है। और कुछ शॉर्टकट वाले दोस्त भी होते हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ होता है, वो हर जमात में होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्लासेस हैं और जो पॉलिटिकल क्लास है उसको पता है कि मामलात किधर जा रहे हैं और मामलात अल्टीमेटली हमने ज़्यादा ख़राब नहीं होने देने और इन मामलात को हमने संवारना है। आप देख लें ख्वाजा साद, रफ़ीक, राना सनाउल्लाह या कभी भी पार्टी के लोगों से आप मिलें, मेजॉरिटी लोग आपको पीटीआई के लोग भी, अब वो लोग जो पॉलिटिकल है, जो सिर्फ फैज़याब तड़के से नहीं हुआ क्या है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनकी सोच देखेंगे वो भी आपको कहेंगे कि पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मुज़ाकरात ज़ाहिर है सियासी हैं, होनी भी चाहिए, मगर डील भी थोड़ा एक अलग लफ्ज़ है और इसकी बातें भी काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को भी मिलता है कि कोई डील हो रही है, बैक टू रब्ते हो रहे हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान की शख्सियत है, क्योंकि आप अच्छे से उनको जानते हैं, आने वाले वक्तों में कोई डील करेंगे वो? देखिए, डील एक नेगेटिव लफ्ज़ बना दिया गया है। डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग पहले भी खान साहब से ज़्यादा उनकी टीम कहती थी नहीं जी, अपोजिशन जमातों से, पॉलिटिकल जमातों से डायलॉग ना करें, आपका वोट बैंक कमज़ोर होगा। मैं समझता हूँ वो लोगों का मौक़िफ़ उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। आप डायलॉग ज़रूर करें, आप मुल्की मामलात पे एक नेशनल एजेंडे के तहत, आप अवामी एजेंडा एक होना चाहिए जो नेशनल एजेंडा, उसका नाम कोई भी रख लें, चार्टर ऑफ रख लें, डेमोक्रेसी रख लें, मिसाक मईशत रख लें, आप दहशतगर्दी के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आ जाएं, आप फेडरेशन को मजबूत करने के लिए सूबे और वफाक के अंदर अमांगी का नाम दे लें। जो भी आप नाम दें, आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना पड़ेगा और पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बात करनी पड़ेगी। और खान साहब मैं समझता हूँ वो करेंगे, बात करेंगे। आप मामलात इस तरह उनको अगर कोई सच्ची बात जाके बताएं, और मैं समझता हूँ कि चकजई साहब हो गए या राजा नासर साहब हो गए या ये लोग जो दूसरी जमातों से हैं, जो उनके साथ डायरेक्ट, जिनको सिर्फ उनका टिकट का लालच ना हो, वो जब उनको सच्ची बातें बताएंगे, ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, और कुछ इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि जो पुरानी सियासत करते हैं, अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि इस मुल्क को कैसे आपने बड़े मुश्किल तरीके से आगे चलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ अगर आप मिलेंगे तो आप बेहतर तरीके से तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का क्या जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चंद साहब, 9 मई का एक इवेंट होता है जिसको बाद में हम देखते हैं कि हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टॉक में यूज़ भी करती रही है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। 9 मई के बाद हमने देखा था कि पीटीआई से काफ़ी लोगों ने पीटीआई को छोड़ दिया, खैर बात कह दिया। आप गालिबन 5 मार्च 2022, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने पीटीआई छोड़ी थी। क्या महसूस हुआ था और वजह की क्या थी जो आपने पीटीआई को छोड़ा? देखिए, मैं तो कुछ 2-3 साल रहा हूँ। मैं उससे पहले जब ऐलान किया उससे पहले मैंने इस्तीफ़ा तो दे दिया था एज ए स्पोक्स पर्सन या एज ए SAPM टू, मैंने तो कोई 2021 में रिज़ाइन कर दिया था। तो वो उसके बाद मामलात चलते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा तो जो छोड़ने का था, क्योंकि मैं पार्टी से जब गया था तो मैं समझता हूँ कि मेरा वो फैसला ही गलत था।
अच्छा। और सच्ची बात है, इस मुल्क में एक जो घुटन थी या एक तब्दीली की बातें होती थी कि इस मुल्क में अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और हल्के के प्रेशर होते हैं लोगों के, एक मज़ामत की सियासत होती है पंजाब में, क्योंकि हमारा मुकाबला नून लीग से होता है, तो वो एक हम मज़ामती सियासत चाहते थे, तो उस हवाले से वो हमारी अपने इशूज़ थे। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ना मैं किसी के कहने पे गया था, ना मैंने किसी के कहने पे छोड़ी है। जिस तरह लोग रातों रात जाते हैं पार्टियों में और आते जाते हैं, अल्लाह के फजल करम से मेरा वो नज़रिया नहीं था, ना कभी होगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातें जो हैं अल्टीमेटली जो सियासत लोग करते हैं किसी भी पार्टी से हो, बड़ी मुश्किल काम है सियासत करना, और ये बड़ा पैगम्बरों का औलिया का काम है सियासत करना। सियासत को गाली नहीं बनाना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ सियासत की बात में, सियासत तब करेंगे तो आवाम की खिदमत, आवाम देखे ना 5 लाख वोटर होता है, 2-3 बंदे इलेक्शन लड़ते हैं, इसका मतलब कि बड़ा मुश्किल काम है। इतना आसान काम होता तो 20-25 हज़ार कैंडिडेट बन जाते। तो जब इतने परसेंट सिर्फ 5 लाख बंदे में 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस पेशे को हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि अब सरमायादारों के हाथों में सियासत ज़्यादातर जो है ना वो झुकाव उस तरफ होता जा रहा है, और इसके ऊपर अल्टीमेटली जाके आप पॉलिटिक्स जो है आपको आवाम की सियासत ही करनी पड़ेगी। और ये 26 करोड़ का मुल्क है अब, और पड़ोस ममालक में हमारे दुश्मनियाँ पाली हुई हैं, दुश्मनी हमारी बन गई हैं, तो मेरे ख्याल में हमें हालात बॉर्डर्स पे भी ठीक करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना होम ग्राउंड ठीक करना पड़ेगा। अपनी लड़ाई है जो हमारी, खा वो अदालतों की हो, मईशत की हो, जमहूरियत की हो, या स्टेक होल्डर से दूसरे इदारों की हो, वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की जानिब बढ़ते हैं। आपने खुद एक बार कहा था कि नून लीग के साथ इत्तेहाद ज़बरदस्ती की शादी है, फिर आपने ये भी कहा था कि हमें वोट नहीं पड़े जिसकी वजह से नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है। तो ये इत्तेहाद हम देखते हैं कि कोई फ्यूचर में टूट भी सकता है? देखिए जी, ये मैं तो नहीं फैसला कर सकता, ये तो पार्टी सी का फैसला है या पार्टी की लीडरशिप का फैसला है, और इत्तेहाद रातों रात नहीं बनते। लेकिन ये कोई शौक का इत्तेहाद नहीं है, ये मैं इस पे आज भी कायम हूँ। हमने इस निज़ाम को चलाना है। पी पार्टी के पास ऑप्शंस बड़े महदूद थे, एक तरफ PTI थी, एक तरफ नून लीग थी। एक जमात से तो हमने इत्तेहाद में रहना था, फिर ही निज़ाम चलना था। तो PTI से बहुत सारी वजूहत पे इत्तेहाद हो नहीं सका, तो अल्टीमेटली हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन हम पंजाब या KPK में इस इत्तेहाद की वजह से हमें बहुत सवालात सुनने पड़ते हैं, और मैं समझता हूँ लेकिन वो मुल्क चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल कोई कुर्बानी देनी भी पड़ती है। अपनी पार्टी वो कुर्बानी दे रही है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है सर? आप खरे इंसान है, सच बोलते हैं। असल मजबूरी क्या थी कि भुट्टो साहब शहीद मोहतरमा की जमहूरी पार्टी को ऐसी भी कौन सी मजबूरी ने घेर लिया कि फिर नून लीग के साथ ही इत्तेहाद करना पड़ा? किसके साथ इत्तेहाद करते? सेकंड ऑप्शन PTI थी, और PTI इस वक्त जिस मामलात में वो गिरी हुई थी, PTI के साथ बैठना ना उनका उस वक्त कोई पॉलिटिकल माइंड था वो किसी जमात के साथ। आज भी उनका पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है किसी के साथ। तो जो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन ना रखते हो उनके साथ बैठना कोई इतना आसान नहीं होता। तो जब एक पार्टी आपके पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल एंगेजमेंट या पॉलिटिकल इत्तेहादों के ऊपर यकीन ना रखती हो, या वो उस तरफ आ ना रही हो, तो फिर अल्टीमेटली आपको नून लीग, आप इससे पहले भी हम थोड़ी देर इत्तेहाद में रह चुके हैं, हमने मुखालफत भी बड़ी एक दूसरे की है, तो एज़ कम्पेयर टू मैच्योर लोग हैं नून लीग के। लेकिन ये अलग बात है कि हमारा वोटर या हमारा नज़रिया या हमारा मैनिफेस्टो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बुनियादी, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की सियासत से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत तक, वो यकीनन एक मखसूस तबके के खिलाफ थी। फिर वो मेजॉरिटी वो मखसूस तबका आज नून लीग के साथ है, और वो लोग जो एंटी भुट्टो सियासत करते थे वो भी दो होते थे माइंड सेट। तो आज 3 पार्टियां और 1-2 आ गई हैं मैदान में, लेकिन लड़ाई अल्टीमेटली फिर भी आप सोशलिज्म कह लें, कैपिटलिज्म कह लें, लेफ्ट कह लें, राइट कह लें, भुट्टोइज्म कह लें, ज़ियाउल हक़िज़्म कह लें, लड़ाई आज भी उसी तरफ है। आम आदमी की लड़ाई और ताकतवर की लड़ाई, वर्किंग क्लास काश्तकार मजदूर की लड़ाई, जिसके फटे हुए कपड़े या जूते पुराने होते हैं, या जो देहातों का, छोटे शहरों का, या किराए के मकानों में रहने वाली एक क्लास होती है, उसकी एक जमात आज भी पीपल्स पार्टी है।
और एक सरमायादार हैं जिनकी कोई जमात नहीं होती, जिनके मफादात लेकिन होते जब हैं, जो SRO से मुंसलिक इस होते सारी हैं। सूरत हाल में कोई मसला आता है, इख्तिलाफात होते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को हमने देखा है कि वो जिस तरह आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, फॉर्म 47 का भी ताना देते हैं, लेकिन फिर एट दी एंड कहा जाता है कि ये साथ ही हैं, शायद इन्हें खान का डर है कि इनका इत्तेहाद इसी तरह रहेगा। ऐसा है? देखिए, डर कोई नहीं होता जी, ये आपने प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपने सियासत करनी होती है और बंद गली से बचना होता है, आपने सियासत को आगे लेके चलना होता है। जी। तो पीपल पार्टी ने बड़ी मुश्किल फैसले किए हैं पीपल पार्टी ने, लेकिन हम बंद गली में नहीं जाना चाहते और हम चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क को आज अगर सालमियत की बुनियाद पे, अगर आज आप मार्का हक की वजह से या आज आप मजबूत फ़ौज की वजह से आज दुनिया में आपकी इज़्ज़त है, तो इसमें पीपल पार्टी की एक कंट्रीब्यूशन है। एज ए जमात, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए लीडर्स, एज ए अपोजिशन लीडर्स, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस निज़ाम के लिए, आइन के लिए। तो जो जमात जिसकी एक तारीख हो, कुर्बानियों से भरी पड़ी हो, आप उस जमात को छोटे छोटे फैसलों से तो नहीं कंपैरिजन कर सकते ना, आप बड़े फैसलों से कंपैरिजन करें। अच्छा सर, सिंध के दौरे के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सोहेल अफरीदी साहब पहले लाहौर गए, फिर सिंध गए। शुरू में हमने देखा कि सईद गनी साहब जाते हैं, एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करते हैं, सिंधी टोपी देते हैं, अजरक पहनाते हैं, सारा एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिल रहा था। और फिर नासिर हुसैन शाह ने भी ये कहा कि हम इनको प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे। लेकिन सर अचानक 2 दिन में पूरा मंजरनामा बदल जाता है। फिर PTI इल्ज़ाम आयद करती है कि रुकावटें डाली गई हैं, हमें रोका जा रहा है, इवन के शेलिंग का भी उन्होंने कहा कि की गई है। ये अचानक क्या हो गया सर? कोई एक लाठी किसी को खुदा न खास्ता लगी हो, कोई एक FIR हुई हो, वो तो कहते हैं मैं वीरान रास्तों पे डाल दिया था। कोई रोड्स ब्लॉक हो। वीरान रास्तों में वो वैसे ही नजरियाती तौर पे वीरान रास्तों में बहुत अरसे से हैं। अच्छा, वो अपना रास्ता ठीक करें, वो उनके लिए सियासी वीरान रास्ते हैं और वीरान रास्ता कोई नहीं है। अच्छा। और अगर हुकूमत, मैं खुद कराची में था, हमारी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पार्टी की भी, तो बिल्कुल ये फैसला था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि किसी सूरत भी हमने रवादारी या बर्दाश्त से पीछे नहीं हटना। आपने उनका इस्तकबाल करना है, उनको मेहमानों की तरह रखना है। और जो पॉलिटिकल वो सड़कें ब्लॉक करना चाहते थे, उसके ऊपर जलसा करना चाहते थे। यहाँ पे एक इख्तलाफ था कि हमने कहा आप ग्राउंड में जलसा कर लें, उसके लिए इजाज़तनामा भी दिया और कोई उनके लिए ग्राउंड में 44 भी नहीं, सेक्शन 44 भी नहीं लगा। तो और क्या, एज कम्पेयर टू पंजाब या अदर प्रोविंस देख लेना। हाँ, उससे तो या ज़ाहिर है इस्लामाबाद शुरू देख में। लें। तो अगर आप कंपैरिजन करें उनकी सहूलतों के हिसाब से, तो सिंध में मेरे ख्याल में उनको शुक्रिया ही अदा करना चाहिए और हमने कोई उनको परेशान नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी का नज़रिया ही ऐसा है। अच्छा जन साहब, सोहेल अफरीदी साहब की हम बात करें, चूँकि तो पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपॉइंट हुए तो लोगों ने कहा कि उनमें अहलियत नहीं है, लेकिन अब काफ़ी सियासतदान उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और PTI का भी ये नारा था कि मौरूसी सियासत का खात्मा करेंगे। एक अवामी वर्कर वज़ीर आला बना दिया गया है। क्या नदीम चंद साहब आइंदा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? क्यों नहीं जी, ये तो जो मंजूर होगा मेरी पार्टी को और मेरे मालिक को, जो मंजूर होगा अल्लाह को, वो होता है। और को पार्टियां, सियासी पार्टियों में मौरूसियत जो है ना, ये आप देखें ना, PTI में भी कई ऐसे लोग हैं कि एक फैमिली में 4-4 सीटें दी हैं। तो ये पॉलिटिक्स होती है। आप कई ख़ानदान हैं जिनके हर फर्द सियासत कर रहा होता है, कई ख़ानदान की ख़वातीन करती हैं सियासत, कई ख़ानदानों के सिर्फ मर्द हजरात करते हैं। तो ये एक अपना अपना हमारे सियासत के डायनामिक्स हैं। आप देख लें, जजेस भी कहीं के वालिद जजेस हैं और बेटा भी जज बन गया है, वालिद ब्यूरोक्रेट है, बेटा भी ब्यूरोक्रेट है। क्या हम ब्यूरोक्रेसी में मौरूसियत को कहेंगे? ये अपनी काबिलियत पे किसी ने सियासत करनी होती है। एग्जांपल देखें, सोहेल अफरीदी साहब की देखें, अवामी वर्कर को PTI आगे लेके आई है, एक क्रेडिट तो जाता है। असल चीज़ होता है विजन और डिलीवर करना। उस्मान बुज़दार जब PTI के, मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं बुज़दार साहब से, ज़ाती तौर पे एक अच्छे इंसान है वो। लेकिन अगर आप सूबे में गवर्नेंस के हवाले से या आगे लेके चलने के हवाले से जो PTI का नारा था या नज़रिया था, उसमें फिर बेचारे बुज़दार साहब को अल्टीमेटली वो ख़वातीन के नाम आ गए ना कि वो सूबा चला रही थी, या एक और ताकतवर शख्सियत जो इस वक्त जेल में है, उनका नाम आ गया। तो इस हवाले से ये वक्त बताएगा। अच्छा चंद साहब, आपने परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की है। मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं जो पंजाब में वो कर रही हैं? देखिए जी, उनका वालिद साहब भी, उनका वालिद चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका पूरा ख़ानदान अहम ओहदों पे रहा है। अब उनको तजर्बे की तो कमी नहीं है। जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है उसमें
एक्सपीरियंस उनके पास ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एक्सपीरियंस उनके पास टीम भी है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि लेकिन पीपल्स पार्टी खुद भी ये कहती रही है ना सैलाब के दौरान के तस्वीरें लगाने से, इश्तिहारात लगाने से आगे बढ़े। देखिए मैं तस्वीरों की बातों पे नहीं जाऊंगा, ये कौम को पता है, मैं छोटे चीज़ों में नहीं पढ़ता ये। लेकिन सैलाब मुतासरीन को कोई इमदाद नहीं मिल रही प्रॉपर। आज उन सैलाब मुतासरीन का कौन परेशान हाल है। आज काश्तकार कि आप आलू देख लें, गंदम देख लें, आज किन्नों की पोजीशन देख लें, आज किसान ये देखें सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रोना धोना है वो काश्तकार और किसान का है। उसके बाद आप टीचर्स की देख लें हड़तालें या नौकरियों के हवाले से या उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, डॉक्टर्स देख लें, प्राइवेट हस्पतालें देखें। आइन के तहत रियासत की 3 ही जिम्मेदारियाँ हैं, सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़, लॉ एंड ऑर्डर। सेहत आपने आउटसोर्स कर दी है, तालीम आपने आउटसोर्स कर दी है, तहफ़्फ़ुज़ आप मावरा अदालत तरीक़ाकार के ज़रिए अपना तहफ़्फ़ुज़ आवाम का यकीनी बनाना चाहते हैं पंजाब में। तो फिर मैं कैसे कहूँ कि वो कोई आइडियल काम है, ये वक्त साबित करेगा। मैं अगर कह दूँ मैं तो देखूँगा कि इदारा जाती रिफॉर्म्स कैसी है, जुडिशरी रिफॉर्म्स देखूँगा, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म देखूँगा, पुलिस की रिफॉर्म देखूँगा। अगर आप पुलिस की रिफॉर्म देखें तो सिर्फ मावरा अदालत कत्ल रिफॉर्म्स नहीं होती। अच्छा चंद साहब, बड़ी चीज़ की तरफ हम चले जाते हैं। आईनी तरमीम भी हम देखते हैं कि एक मसला ही बन चुका है हमारे मुल्क में। 27वीं आईनी तरमीम आई, बिलावल भुट्टो ने पहले ट्वीट भी किया, फिर बाद में उनकी जानिब से भी कहा गया कि अब 2 ही जो तरमीम हो चुकी हैं, 26वीं और 27वीं, वही काफ़ी है। अब बाज़गाश इसकी भी है कि मार्च में गालबन कोई 28वीं तरमीम भी आ रही है। पहले तो ये कि आ रही है, और दूसरा कि अगर उसमें 18वीं तरमीम का रोल बैक होता है तो पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए जी, तरमीम बिल्कुल जो होता है ना मुज़ाकरात या डायलाग के ज़रिए पार्लियामान का काम है एक बहस व तमीज़ के बाद तरमीम करना या कानून साजी करना, यही पार्लियामान का काम है। कोई अच्छी तरमीम होंगी तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुशी के साथ उसके साथ खड़ी होगी, गलत तरमीम होंगी तो उसके ऊपर हम बहस भी करेंगे, हम डायलाग भी करेंगे। देखना है अल्टीमेटली मुल्क और सूबों के लिए क्या बेहतर है। हम सूबाई खुद मुख्तारी हो या सूबों के हकूक़ हो या कोई ऐसा काम जिससे मुल्क की इकाइयों कमज़ोर हो, मुल्क का कोई इदारा कमज़ोर हो, ऐसी पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी तरमीम हो जो तारीख में हमारे खाते में लिखी जाए। हमारी नीयत यह है कि जुडिशरी हो या कोई और इदारे हो या सूबे हो, हर एक बेहतरी चले और एक मजबूत फेडरेशन की सूरत में एक हमारा मुल्क आगे चले। लेकिन जब साहब, जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी उससे कबल ये भी कहा जा रहा था कि पता ही नहीं था पीपल्स पार्टी को कि ये तरमीम आ रही है। कब पता चला था आपको? हुकूमत को भी नहीं पता था? हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स को पता था, हमारे पार्लियामेंटेरियन को पता था, डिस्कशन हुई। और देखें आप उसके बाद जो CC की 2 दिन हमारी मीटिंग्स हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चंद साहब, आखिर में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। आजकल वंडर बॉय की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस खबर में आपको कितनी सदाकत लगती है? और फिर साथ ही बिलावल भुट्टो इस वंडर बॉय के लिए बेहतरीन कैंडिडेट समझे जा सकते हैं? देखिए जी, बिलावल भुट्टो तो वंडर बॉय तो नहीं है, वो तो अवामी आप कह लें, अवामी लीडर आप कह सकते हैं, या अवाम की मदद से कोई इक़्तिदार में आना वो पसंद करेंगे और पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि वो पसंद करें। बाकी वंडरलैंड जाने और वंडर बॉय जाने और वो लिखारी जाने जिन्होंने ये निकाली है, मुझे कोई नहीं लगता ऐसी कोई बात। लेकिन इस मुल्क में कुछ होने में देर नहीं लगती और फिलहाल लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हो रही है। अच्छा चंद साहब, ये भी बातें थी ना कि कोई 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। हुकूमत नून लीग की तरफ से ये ऑफर पहले दिन थी, ठीक 2.5 साल की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह निज़ाम नहीं चलता, आप नून लीग को दें और वही अपना बागडोर संभालें, एग्जेक्टिव पोजीशंस वो लें और हम कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन लेंगे जिसका आम मामलात में अमल दखल नहीं होता। और जो अपना मैनिफेस्टो या अपनी इस्लाहात करेंगे वो तो आपने एग्जेक्टिव के ज़रिए करनी होती है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने करनी होती है। तो उसी बुनियाद पे हमारा उनके साथ इत्तेहाद है, कोई ऐसी बात नहीं है 2.5 साल वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का क्या जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मियां मोहम्मद नौमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी और मुज़ाकरात के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि पीएम ने पेशकश कर दी, फिर मुज़ाकरात का माहौल भी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन सर मामलात आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कि पहली चीज़ तो ये है कि सारे मामलात का जो हल है वो हुकूमत के हाथ में है, और ये हुकूमत वक्त के फ़राइज़ में से है कि वो पाकिस्तान के हुकूमत में बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान के भला की सोचें। और हमारे लिहाज से तो वो बैठे ही गलत है, इससे कि वो हुकूमत के हकदार नहीं, लेकिन अब वो बैठे हैं। हमारे लिहाज से जिन्हीं ने उनको बिठाया है उनसे बात होनी चाहिए, लेकिन हमने भी कहा ठीक है, आप बात करना चाहते हैं तो आप उनको बुला लें और वो बैठ जाए आपके साथ, इससे कि आपके अंडर है वो आईनी तौर पे। और ये बात हमें समझ में नहीं आती जब पीएम साहब कहते हैं कि मैं इजाजत लेके बताऊंगा किसी चीज के लिए भी, ना वो हमें मिलवा सकते हैं ना मिलने देते हैं जी। ये माजी में भी जब डायलॉग हो रहा था असेंबली के अंदर तो कहाँ रुकी थी बात, यहीं रुकी थी। एनीवे, हमारे दरवाजे खुले हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की खातिर कोई जिद और अना नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए, ना हम में, ना हुकूमत वक्त में, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। बिल्कुल ऐसा ही है। नौमान साहब, अच्छा, जैसे अब बयान नहीं, एक मिनट मुझे दीजिए, जी जी। एक मिनट दीजिए, फिर आप देखिए। पहली चीज ये है कि जब तक हम सब मिलके इदराक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए या हो सकते, तो देयर इज नो कॉमन कॉज फॉर अ डिस्कशन। इससे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिहाज से पाकिस्तान नेवर हैड अ बेटर टाइम देन दिस। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, और पीटीआई एक शरपसंद जमात है जो चीजें खराब करनी है, अगर इनको एलिमिनेट कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब पीटीआई एलिमिनेट हो सकती है नहीं होती है ये इन्हें पता होगा। हमारे लिहाज से पीटीआई वो हकीकत है जो इन्होंने सारी कोशिशें कर ली है पिछले 3 साल में, और हम एलिमिनेट नहीं हो रहे। और उसकी वजह यही है कि कम है ज्यादा है, हमारी अवाम में काफी बड़ी सपोर्ट बेस है। मैं उसके नंबर की गेम की डिबेट में नहीं जाता, इससे कि इट्स मीनिंगलेस, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी जगह हैं, और हम दोनों का एक कॉमन शेयर है कंसर्न, सिविलियन सुपरीमेसी, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिविलियन सुपरीमेसी है, रूल ऑफ लॉ एंड ट्रू डेमोक्रेसी में जी। अगर हम इन वैल्यूज पे यकीन रखते हैं तो बात करें और इनको जल्द से जल्द अचीव करें। ठीक है। अब आप इनसे जी जी। नुमान साहब, जैसे फिरदौस साहब ने कहा है कि पीटीआई तो राजी है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे रास्ते खुले हैं, गवर्नमेंट सीरियस हो, और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट अगर है उसकी जिम्मेदारी भी आयद होती है। हम पीटीआई की बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो सीरियस होने की ज़रूरत है। फिर देखें जो अपोजिशन लीडर का मामला है, अब वो भी कहीं ना कहीं हुकूमत हल करने जा रही है ऐसे तरीके से, तो वाई नॉट ऑन डायलॉग्स। हम डायलॉग्स की बात आती है तो वहाँ पर हुकूमत सीरियसनेस क्यों नहीं दिखा रही? देखिए, पीएमएलएन तो हमेशा सीरियस रही। आपको याद है जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे 2018 की असम्बली में, तो उन्होंने इकनॉमिक अकॉर्ड की बात की थी और कहा था कि मिसाक मईशत पर हम मिल बैठते हैं, बेशक आप हमें विक्टिमाइज़ करें, हमें जेलों में डालें, हमें चक्कियों में डालें, हमारे पंखे बंद करें, खाना पीना बंद करवाएं, इसके बावजूद हम मिसाक मईशत पर हुकूमत से बातचीत के लिए भी तैयार हैं, ताकि जो मुल्क का एक रिवर्स गियर लग गया है 2018 से ऑनवर्ड, उसको मुल्क को दोबारा फॉरवर्ड गियर में लाया जाए और उसकी सिमत का तयन कर लिया जाए, ताकि आवाम जो है ये सफ़र ना करें। तो ये तब भी उन्होंने ऑफ़र की, लेकिन उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया। और आपको याद है कि बड़ा इसका तमस्खुर उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया कि जनाब ये शायद अपने केसेस से बचने के लिए ये ऑफ़र कर रहे हैं। स्टिल वही पोजीशन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी पावर में होने के बावजूद इसके कि इस वक्त मुल्क मुआशी सिमत में बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल आप आइसोलेशन से बाहर निकल आए हैं, आपकी डिप्लोमेसी जो है आपकी पूरी दुनिया में कामयाब है, आपने हिंदुस्तान जैसे बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं,
मार्का हक की सूरत के अंदर आज पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे है, आपकी टेक्नोलॉजी लेना चाह रही है। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी ओपन ये तमाम, और ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, एक जमहूरी निज़ाम के अंदर एक अपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है। अपोजिशन की जो तामीरी तनकीद होती है, जो एक करेक्शन के लिए होती है, हुकूमत की इस्लाह के लिए होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है निज़ाम के लिए। इसलिए हमेशा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और PMLN ने कहा कि आप पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर प्रॉपर पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, और जो आपके मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं, आप उनको मैंडेट दें कि वो हाउस के अंदर आएँ, वो बात करें, खुल के बात करें। और अच्छा, लेकिन मैं अब खुद बाज़ दफ़ा स्पीकर चैम्बर में बैठा होता हूँ, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जो PTI के वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, और उनको ये होता है जी कि हमारे पास मैंडेट नहीं है कि हम आगे क्या बात करें, इस गाड़ी को हमने कैसे आगे बढ़ाना है। अब गुजारिश ये है कि एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट अब हो रही है कि विदिन 2-3 डेज़ जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तकर्री अमल में आ रही है जी। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उनके पास इस वक्त PTI की तरफ से मैंडेट है, बानी PTI की तरफ से मैंडेट है कि जी आप डायलॉग करें। तो उनका जब बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रर हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट्री सियासत जो है इसको एक तक़वियत मिलेगी। लेकिन असल मैं जो जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि जो सबसे बड़ी अहमियत की हामिल जो चीज़ है कि आज पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे मगरबी बॉर्डर की तरफ से और मशरकी बॉर्डर दोनों की तरफ से, ज़रूरत इस अमर की है कि PTI जो कि बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि वो कौमी धारे से निकल गई है और वो एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलहदा बैठ गई है और पूरे इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी इदारों के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रही है कि जी आप ये साबित करें, आप सबूत दें कि अफ़गानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही। हालांकि अफ़गान गवर्नमेंट ने दोहा मुज़ाकरात के अंदर इस बात को एक्नॉलेज किया कि जनाब ये सिर्फ ये इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन ये लोग हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। दुनिया के 20 ममालिक, बहुत बड़ी तादाद में ममालिक इस बात के कायल हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, दहशतगर्द आते हैं जो कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो रही हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इशू बने हुए हैं। उस इन हालात के अंदर जबकि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहा है, आज इस बात का ये बात, और एक बहुत बड़े जो जिम्मेदार हैं जो कि KPK के हमारे जो वज़ीर आला हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, वो इलेक्टेड वज़ीर आला हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये क्वेश्चन रेज किया जाना कि जनाब हमारे पास तो सबूत कोई नहीं, हमें सबूत दिखाए जाएं या अफ़गान हुकूमत को सबूत दिए जाएं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं फिरदौस साहब से। मैं थोड़ी बात कर लूँ। मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से PTI को अपना पहले तो एक क्लैरिटी का इजहार होना चाहिए और जितने भी मसाइल हैं ये सारे हल हो जाएंगे। असल चीज़ है कि PTI जो है अपने आप को पहले सिर्फ अपनी ज़ात से निकल कर बाकी जो जमहूरी जमातें हैं, बाकी जो सियासी जमातों उनके वजूद को तस्लीम करें और उनके साथ मिलकर चलने पर रजामंदी का इजहार करें, तो बाकी जो मसाइल हैं वो बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे। ठीक है फिरदौस साहब, इस पर मैं आपका भी जवाब लेना चाहूँगी। जो हाफिज साहब ने सवाल उठाया है, CM KPK की जो वर्डिंग है, कोई इबाम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही? जी मैं इसका जवाब तो दे ही दूंगा अपने, लेकिन जिधर से ये शुरू हुए थे जी भाई, इस मुल्क में जमहूरियत है, बिल्कुल है जमहूरियत। फौज का क्या रोल? बिल्कुल यही है जो कायदे-ए-आज़म ने और आईन ने कहा है। मैं आपको बताऊं, देखें मैं ये आईने पाकिस्तान के अंदर, आईने पाकिस्तान। फिरदौस साहब को बात कंप्लीट करने दें। हाफिज साहब मैं आपकी तरफ नॉट हियर टू डिबेट विद यू। नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं। जी फिरदौस साहब कंप्लीट कीजिएगा जब मैं खत्म हो जाऊं। जी बिल्कुल ठीक है, जब मैं खत्म हो जाऊं। देखिए इस असूल से चलेंगे, आपको पूरा हक है जो आप कहना चाहिए। मैंने महसूस किया कि शायद आप मेरे से मुखातिब हैं। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं कोई नहीं, आप अपनी बात करें। जी कर रहा हूं। फिरदौस साहब कंप्लीट कीजिएगा। अगर देखिए, पहली चीज तो ये हमारे लिहाज से इस मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है, पूरी दुनिया इसको यही कह के पुकारती है, सिर्फ हम नहीं कह रहे और हम इसको हाइब्रिड नहीं कहते। दूसरी चीज, एक इन्हीं ने बात की कि हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। भाई अब तो आप हुकूमत में आ गए, आपने वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं पेश कर दिया जो आप हमसे डिस्कस करना चाह रहे थे? हमारे पास तो अभी भी देख लीजिए इतना शानदार चार्टर ऑफ इकोनॉमी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, लोगों की पर कैपिटा इनकम की क्या हाल है,
जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या हाल है, नंबर ऑफ पीपल अंडर द पॉवर्टी का क्या हाल है, नंबर ऑफ पीपल स्टंटेड में कितनी कमी आई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल कितने हैं, हॉस्पिटल पर बेड हॉस्पिटल है जो 1000 ऑफ पीपल कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं। इसी तरीके से जितने प्रोग्रेस के इशारे होते हैं जो मेजरमेंट वाले हैं वो बता दीजिए। जो ये कोट करते हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त होगा, जो हम कोट कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, और अवाम पिस रही है। इससे कि अगर अवाम इतनी खुश होती तो पीटीआई से ये बात करना भी नहीं पसंद करते, ये तो हमें पीस के रख देते। जो इन्होंने किया है, इन्होंने घरों में घुस के चादर दीवारी को तहस नहस कर दिया। जो तशद्दुद पाकिस्तान के माशरे में और खासतौर में पंजाब में नजर आ रहा है, और इसी तरीके से सबसे बड़ी चार्टर जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जी। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। जाहिर है ये तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, ये सब चीजें तो क्या इसकी पामाली नहीं हो रही? क्या ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतना अच्छा रिकॉर्ड है तो ह्यूमन राइट कमीशन ने क्यों लिखा, यूनाइटेड नेशन के रेपोर्टर ने क्यों रिपोर्ट दी कि ये सही नहीं हो रहा पाकिस्तान में? इससे कि ये अगर इतने दूध के धुले हैं तो कॉमनवेल्थ की इलेक्शन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। हम तो हैं ही खराब, हम तो पाकिस्तान का भला चाहते ही नहीं है। हमें तो जो इन्होंने लेबल लगा दिया, गद्दार है हम मुल्क के। मैं टेररिस्ट हूँ, मैंने बख्तरबंद गाड़ियां चलाई हैं, मैंने पुलिस से बंदूकें छींकी, ये मैं जाती तौर पे अपने मुकदमों की एफआईआर में आपको दिखा सकता हूँ। जबकि मेरी उम्र 70 साल है, कैंसर से अफेक्टेड हूँ, इस मुल्क के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, और ये लगता है इल्जाम। फिरदौस साहब, तो हाफिज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये है पाकिस्तान की। और देखिए आखिरी चीज, जहां खौफ का उनसर खत्म होगा, और ये क्यों नहीं देते जलसे की, हमने कितनी दफा मांगा है इनसे कि दें हमें मीनारे पाकिस्तान और खोल दें सड़कें और जुल्म सितम ना करें। अगर ये जमहूरियत, लेकिन फिरदौस साहब कराची में तो इजाजत मिली है ना आप लोगों को? नहीं मिली। एनओसी जारी हुआ था सर। ये ऐसा अजीम शान जलसा कराची में हुआ, ना स्टेज सजा, ना सियासतदान लीडर आए, ना लाइटें थी, ना साउंड सिस्टम था, और ग्राउंड भरा हुआ था, और खौफ की फिजा थी। दिन भर शेलिंग होती रही, रास्ते बंद कर दिए गए, लोग छुपते छुपाते गलियों में से होते हुए आ गए। कितनी तादाद आई जाहिर है वो विजुअल्स हमारे सामने मौजूद है। कहा जा सकता है कि कामयाब जलसा फिर भी हो गया था पीटीआई का। हाफिज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं फिरदौस साहब। इन्हीं के एलाई कहते हैं कि वहां तो कोई लोग ही नहीं थे। नहीं, वो तो जाहिर है विजुअल्स हमारे सामने मौजूद है, हमें पता है कितने लोग थे, वो तो अवाम जानते हैं। हाफिज साहब, जैसे फिरदौस साहब ने अवाम सब जानते हैं। हाफिज साहब, जैसे फिरदौस साहब ने काफी सवालात रेस किए हैं। एक तो ये कि अवाम अगर आप लोगों से इतनी खुश होती तो आप लोग इनको पेशकश ही ना करते मुज़ाकरात की, कोई डर है आप लोगों को? देखिए, पहले तो मैं फिरदौस नकवी साहब जो हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। ये हमारे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं और माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियत हैं जी। गुजारिश ये है कि अभी इन्होंने पहले तो एक ऐसे निज़ाम की, हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर बात की है, तो मेरा ख्याल ये है कि फिरदौस नकवी साहब को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप जो दुनिया के जिनमें जितने इस वक्त निज़ाम चल रहे हैं पहले उनका मुतालिया कर लें, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निज़ाम है ये बिल्कुल आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है, जिसमें जो इदारा जिसका वो रोल है वो अपना एक रोल वो प्ले कर रहा है। आज इंटेलिजेंस इदारे हैं, आज नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, आज अफवाज पाकिस्तान हैं, आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आज हमारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, आज हमारे सियासतदान, हमारे जजेस, हमारी अदलिया एग्जैक्टली अपने उस रोल के ऊपर है जिसमें जो आईने पाकिस्तान ने उनका रोल मुतय्यन किया हुआ है। और हकीकत यह है कि अगर आप आज यूएस का मॉडल भी देख लें तो क्या यूएस के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, और जो उनके ऑपरेशंस होते हैं और जिस तरह वो इस वक्त उनका एक दायरा कार है, और ये जिस तरह आप वेस्टर्न जमहूरियत की भी आप बात करते हैं, तो ये जो निज़ाम आज पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर यही निज़ाम चलता है आपस में कोऑपरेशन से। एक पेज पे जब सारे इदारे चलते हैं तो रिज़ल्ट भी आते हैं, और आज अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जो मकाम अता किया है वो इसी एक पेज में चलने की बुनियाद के ऊपर है कि आज आप दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ बन गए हैं। आपकी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के कई कमज़ोर ममालिक आपकी टेक्नोलॉजी आज ले रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बेहतरीन निज़ाम है। और ये अभी बात कर रहे थे इकॉनमी की,
मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके दौर के अंदर 39% इन्फ्लेशन थी, आज वो 4% पे आ गई है। आप 26% पे आपका मार्कअप रेट था, आज 10.5% पे है। आज इंडस्ट्री वायबल हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई कंट्रोल के अंदर है। अब आगे पाकिस्तान, आज आप देखें कि आपकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपकी यानी बेहतरीन और सक्सेसफुल आपकी बिडिंग हुई है और सक्सेसफुल अंदाज के अंदर आपने जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की को आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन के अमल को मुकम्मल किया है। इसी तरह आपके मुख्तलिफ और जो इदारे हैं जो कि सैकड़ों अरब रुपया सालाना जिनके ऊपर लग जाता था हुकूमत का और उनका आउटपुट कोई नहीं था, आज वो अपने आउटपुट देने की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही कि जनाब ये बात ये होती है कि ये सिंध में गए और वहाँ पर इनको अजरक पहनाई गई, इनको टोपी पहनाई गई, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद ही इन्होंने जाके वहाँ पर ये बयान दिया कि जनाब ये जो अजरक और टोपी जो है ये तो जो बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा थी ये उनकी टीम ने मुझे पहनाई। अब देखें जरदारी साहब क्या सलूक करते हैं, कहीं वो जरदारी वाला मॉडल दोबारा ना आ जाए। यानी आप ये देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकला। इन्होंने वहाँ पर सड़कें बंद करने की कोशिश की। हुकूमत सिंध ने कहा कि जनाब आप बाग़ जनाब में जलसा कर लें, इनके पास जलसा भरने के लिए लोग नहीं थे। इन्होंने सड़कें भरने की कोशिश की, वहाँ पर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। सेम इसी तरह ये पंजाब के अंदर जब इन्होंने आने का ऐलान किया तो इन्होंने ये तासुर दिया कि जैसे ये पंजाब को और लाहौर को फतह करने जा रहे हैं और ये लिबर्टी चौक बंद करेंगे, ये माल रोड बंद करेंगे। तो जाहिर है कि हुकूमत जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुतहम्मल नहीं है और ना अवाम मुतहम्मल है कि किसी किस्म की मुआशी रखना अंदाजी की जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इन बयानात की वजह से फिर वो रास्ते रोके गए और उनको एहतजाज नहीं रोका गया। मैं इसके बावजूद भी ये लाहौर पहुंचे हैं असम्बली के अंदर जाने के लिए। इन्होंने 35 लोगों की जो लिस्ट दी थी, इनके साथ उन लोगों के अलावा जब बंदे एंटर हुए हैं तो असम्बली की सिक्योरिटी ने उनको चेक करने की कोशिश की तो इन्होंने वहां पर वायलेंस किया है। इन्होंने बड़ी वल्गर ज़बान इस्तेमाल की है। इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों के मुतालिक बेपनाह इन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके बावजूद ये लाहौर में 2-3 दिन मूव करते रहे हैं। जहां पर इन्होंने जाना था इनको पूरी सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है। असल चीज़ ये है कि एक तवज्जो इनको ये करनी चाहिए कि आपने नई जनरेशन को अपनी तरफ आप मुतवज्जे करने की बात करते हैं तो नई जनरेशन को आप क्या अखलाकियात सिखा रहे हैं, आप किस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी भी मैं इन्हें कहता हूं कि देखें पीटीआई की जो पैदाइश है वो जुमा अभी 8 दिन की है। कुछ अर्सा पहले इसकी पैदाइश हुई, लेकिन ये अपने अलावा किसी भी जमहूरी पार्टी को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे अलावा है ही कोई नहीं, और ना हमने किसी जमहूरी पार्टी से बात करनी है, ना हमने किसी सियासी पार्टी से डायलॉग करना है। भाई जिनसे आप डायलॉग करना चाहते हैं वो आपसे डायलॉग नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करेंगी, इसके अलावा और कोई रास्ता और कोई मसाइल का हल नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो इनको अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा आना चाहिए और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं, आपका जो सूबा केपी है, देखिए 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है जहां से हमें खतरात लाहिक हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरात लाहिक हैं। और जिस तरह इंडिया के साथ कनाइवेंस के साथ जो पाकिस्तान के अंदर अभी देखें ये कल परसों फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे और कितने हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आला केपी के को प्रॉपरली अपने सूबे के अंदर मुतवज्जे होना चाहिए, अपने लोगों को रिलीफ देना चाहिए। 12 साल का अरसा गुजर गया है, एक प्रोजेक्ट भी ये पूरे केपी के अंदर आज तक नहीं कर सके। हम पंजाब का मैं बताना चाहूँ तो मैं सैकड़ों प्रोजेक्ट गिनवा दूंगा कि जो आज पंजाब के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंजॉय कर रहे हैं अपनी वज़ीर आला को और उनकी क़यादत के अंदर, यानी डेली कोई ना कोई नया इनिशिएटिव आ रहा है और लोग जो हैं उससे बड़े महजूज हो रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि चलें ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में भी फिरदौस साहब, एक तो जो अदाद-ओ-शुमार हाफिज साहब ने बताए हैं सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं ये कि पाकिस्तान एक अच्छी समत में चल रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ज़रूरत है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आप लोग आएँ। एक तो ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। पहली चीज़ है इनको एमनीजिया है जो हो गया है। एमनीजिया आपको पता है याददाश्त की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को याद नहीं रहता सही, वो 70+ में होता है ज्यादा। देखिए मैं नुमान साहब, मैं बिल्कुल इज्जत और एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। आपको मैंने एक दफा टोका। देखिए आपने भी तो ऐसी बीमारी का जिक्र किया है ना कि जो होती है बुढ़ापे के अंदर। मैं उसका सबूत दे देता हूँ ना। अगर मैं गलत होगा मैं माफी का खातिरदार हूँ। मैं पूरे पहले से माफी मांग लेता हूँ कि अगर मैं जो बात कहूँ वो गलत है तो आप मुझे जितनी नहीं, आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। नहीं, मैं पहली चीज है ये जाके देखें कि ये जो इन्होंने इन्फ्लेशन की फिगर दी है ये पीडीएम के दौरे अव्वल में हुई। इससे कि पीटीआई के दौर में 14% महंगाई थी और इन्होंने कहा कि ये महंगाई अनएक्सेप्टेबल है
और उठा के जो है, जब इन्हीं ने हुकूमत की, हमें तो ये सेलेक्टेड कहते थे, इनएक्सपीरियंस कहते थे, और जब ये आए तो वो कहाँ गई। ये अदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। एक तो चीज ये, सिर्फ ये नहीं, इन्फ्लेशन और ये जो फिगर दे रहे हैं कि जी स्वलह सूद, भाई हम तो सूद की चला हमारे जमाने में सिंगल डिजिट पे थी, डबल डिजिट तो देखा ही आपके दौर में। ये भी स्टेट बैंक की फिगर ले, अभी चैट जीपीटी पे पूरे 16 to 17% पे थी जब आपने मिनट छोड़ा जनाब रुक जाइए, मैं आपसे जी बर्दाश्त नहीं हो सर रहा। कंप्लीट कर लें अपनी बात। मैं पूरे पाकिस्तान को दावत दे रहा हूँ, चैट जीपीटी पे ये सवाल डालें, व्हाट वाज द इन्फ्लेशन एट द टाइम ऑफ इमरान खान एंड व्हाट वाज द इन्फ्लेशन इन ईयर 2023 बिगनिंग, एंड छोड़ दीजिए। 22 में क्या है ना, 22 में मिक्स होता है, आप 21-22 की ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ 23 की ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि किधर क्या था। जो पाकिस्तान की कुव्वत खरीद है वो 58% कम हो गई है। ये मैंने नहीं कहा, ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने कहा है, पाकिस्तान की 4 दिन पहले की रिपोर्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एट इट्स लोएस्ट है, देख लीजिए। मुझे इससे इकोनॉमी से बहुत कंसर्न है, गरीबों से बहुत कंसर्न है। अब आ जाए जो बात ये कहते हैं बॉर्डर के ऊपर, जी पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी अफवाज की है। फिल्ट्रेशन अगर अफगानिस्तान से हो रही है तो इसके माने फेलियर किसकी जो है? इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है वो किसकी जिम्मेदारी एक है? मिनट जनाब, फिर वही बात है, चलें। इनसे बर्दाश्त, एक फिर सब आर्गुमेंट तो कंप्लीट करें। जनाब। साथ साथ मैं आपकी करेक्शन कर रहा हूँ ना जरा। नहीं, आपको जब मौका मिल जाएगा कर दीजिएगा, वरना आप कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरा सर, आप टाइम अपनी इसी बात को खत्म हो- कंप्लीट करें, बस ये आपका आखिरी कमेंट मैं लेना चाह रही हूँ। तो कंप्लीट मेरा आखिरी कमेंट ये है कि स्मगलिंग होती है, वी लूज अ लॉट ऑफ मनी, इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। बलूचिस्तान में पीटीआई की हुकूमत कभी नहीं रही। 50 साल के अंदर जिन जिन पार्टियों की हुकूमत रही है, तो क्या 1974 से लेके आज हम 2026 में जरा वजूहात बता दें कि किन वजूहात से बलूचिस्तान का मसला नहीं हल होता। वहां तो पीटीआई है ही नहीं, वहां भी हमारा जिम्मा है। वहां तो अफगानिस्तान भी नहीं है, ईरान से ज्यादा सरहद मिलती है, वहां तो सरहद भी बलूचिस्तान से कम मिलती है। तो वो वहां कंट्रोल कर ले। सिक्योरिटी में जो कुछ हमारी फेलियर्स हैं, उसके अंदर जब मुल्क के अंदर अफवाज के साथ अवाम का खड़ा रहना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार माशाल्लाह नहीं था। ये इस वक्त का निज़ाम है। जब तक ये इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे और इनको एहसास नहीं है कि जमहूरी और जमहूरी हुकूमतें सिविलियन सुपरमेसी मस्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन अंडर अ सिविलियन गवर्नमेंट विद सिविलियन सुपरमेसी। जी ठीक है, Thank you बहुत so शुक्रिया। much। मुझे फिरदौस शहीन इजाजत- नकवी साहब हमारे साथ थे। अच्छा हाफिज साहब, अब आपकी जानिब में आना चाहूँगी। एक तो आप यकीनी तौर पर उनकी बात का कमेंट करना चाह रहे थे, उस पर कीजिएगा। दूसरा, ये वंडर बॉय की भी काफ़ी बाज गश्त है, क्यों तलाश है इस वंडर बॉय की? देखें, बात ये है कि पहली बात तो मैं इनकी ये करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि हमने तो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ये नहीं कहा कि ये कौम का बाप है, ये हमारे बाप हैं। ये इन्होंने ही जनरल बाजवा साहब को अपना बाप बनाया था, और ये इमरान नियाज़ी साहब का ये कॉल था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो तो कौम का बाप होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कंट्रोल करना बहरहाल वो सूबाई हुकूमत की बड़ी वाज़ेह ज़िम्मेदारी है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बशमूल इनकी पूरी पार्टी के आज उसको इंटेलिजेंस इदारों के साथ आज अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा साझा मुल्क है। अगर हम इस अंदाज के अंदर एक तफरीक बर्पा करेंगे तो उससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँच सकता है। दूसरा, मैं इनको ये याद कराना चाह रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब ने अपनी ज़बान से इस बात को कहा कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा है, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, ये चंद दिनों में श्रीलंका बन जाएगा, ये बैंकरप्ट हो जाएगा। और आप मुझे बताएं कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो पीडीएम की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने अपनी पॉपुलैरिटी की कुर्बानी देके इस मुल्क को संभाला, इस बुनियाद पर कि जो इन्होंने एक मेस क्रिएट किया था, जो इन्होंने मौशी तबाही के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया था और मुल्क खतरा था कि किसी भी वक्त उस खाई में गिर सकता है, उसको संभाला दिया। और किस कॉस्ट के ऊपर ये जो बताते हैं, ये जिस अंदाज के अंदर इन्होंने मुल्क का रिवर्स गियर लगाया है। अब आप देख रहे हैं कि फरवरी
2024 से ऑनवर्ड आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेशो बिल्कुल ठीक चल रही है। आपकी जो बंद इंडस्ट्री थी वो आज खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज इंडस्ट्री वायबल है। आज हुकूमती इदारे अपनी बड़ी होशो हवास के साथ कर रहे हैं और बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर और कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक बड़ा बैलेंस इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त किसी और की इस वक्त जो इक्वेशन है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और जो फील्ड मार्शल की जो इक्वेशन है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन डिक्लेयर कर दी गई है। और दुनिया के बड़े ममालिक में जो आज आपको जो रिजल्ट्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के आ रहे हैं, ठीक है सर, बुनियाद क्या है? शॉर्ट कमेंट वंडर बॉय पे आप देना चाहेंगे? जी हाफिज साहब। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त इक्वेशन है ये एक एक्सीलेंट इक्वेशन है। इस वक्त जो PMLN गवर्नमेंट है और इस वक्त इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की दीगर जमहूरी और सियासी जमातें मिलकर इस इकॉनमी को ठीक करने पर लगी हुई हैं, मुल्की सलामती की ख्वाह हैं। आज इस इक्वेशन को मेरा ख्याल है कि ये एक आइडियल तरीन इक्वेशन है और इसी तरह ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी और कोई ऐसा एडवेंचर इंशाल्लाह ताला मुमकिन नहीं है कि जो अभी आपने कोई वंडर बॉय की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एडवेंचर फिलहाल कोई नियर फ्यूचर कोई मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, मैं ईमान नवाज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। आलाने के बाद।